हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फिजिकल चेंज को डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम लोग केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। अ चेंज विथ विच यू आर क्विट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हो तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। इस पदार्थ को रस्ट कहते हैं और ये प्रक्रिया जिसके द्वारा कि जंग लगता है इसको रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप लोहे के टुकड़े को हवा में छोड़ देते हो तो आप देखते हो कि थोड़े दिन बाद वो लोहे का टुकड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो उस भूरे कलर का जो पदार्थ है उसको रस्ट कहेंगे और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो पदार्थ लोहे पे डिपॉजिट हुआ, लोहे पे जम गया, उस प्रक्रिया को रस्टिंग कहेंगे। क्लियर? आयरन गेट्स ऑफ पार्क आर farmland. Iron benches kept in lawns and gardens. Almost every articles of iron kept in the open get rusted. पार्क अथवा लान आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों के लिए खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाता है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने से उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर ये लगती है। ठीक है, जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखेगा लोहे पे वो लोहा नहीं होता है, वो लोहे से अलग एक दूसरा पदार्थ होता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोहे पे एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तनों पर विचार करेंगे जिसमें कि नए पदार्थ निर्मित होते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 6.6। देखते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। काशन क्या है? सावधानी क्या बरतनी है? इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रेन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षक को बच्चों को बताना चाहिए कि वो जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्टिविटी हमें कैसे परफॉर्म करनी है। Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near the candle flame. मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरे को सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। जब आप सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाएंगे तो क्या होगा? इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट फ्लेम और लाइट। यह जो है सफ़ेद चमकदार प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। When it is completely burned, it leaves behind a powdery ashes. जब ये मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल जाएगी तो कुछ समय बाद आपको वो श्वेत पाउडर मतलब सफ़ेद पाउडर की तरह दिखाई देगी। Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो राख मिली है ये मैग्नीशियम रिबन के जैसी ही दिखेगी? नहीं, वो मैग्नीशियम रिबन से क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। पेपर सफ़ेद होता है, आप उसको जला देते हो वो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है ना। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो हमें वाइट एशेज, सफ़ेद राख प्राप्त होती है। ठीक है, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस चेंज को हम लोग निम्न इक्वेशन के द्वारा शो करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है? देखिए, मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा? जब आप उसको जलाएंगे तो वो हवा की उपस्थिति में जलेगा ना। तो मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में हम किन सब्सटेंस को लेके रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेके अपने रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक नया पदार्थ है, एक न्यू सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स ये किस प्रकार की चेंजिंग हुई? केमिकल चेंजिंग हुई। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ओरिजिनल सब्सटेंस हैं जिनको लेके हम क्या करेंगे? रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो बनता क्या है? बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना है? इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से बना है। यही क्या है? मेन सब्सटेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस के रिएक्शन करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिस ओरिजिनल सब्सटेंस को लेके हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्लियर? The equation here are different from those in mathematics. In equation of this kind, the arrow implies become. No attempts should be made to balance chemical equation at this stage. ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, न ही यह छात्रों से उम्मीद की जा रही है कि ऐसा वो करें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कलेक्ट द एसेस एंड मिक्सड इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको वो राख कलेक्ट करनी है और उसमें थोड़ा पानी मिला देना है। स्टार द मिक्सर एक्वस वेल, और उस मिक्सचर को अच्छे से स्टार करना है, अच्छे से मिलाना है। टेस्ट द मिक्सर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब उस मिक्सर को आपको ब्लू या रेड लिटमस पेपर से क्या करना है? टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड क्या करता है। अभी पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं एसिड क्या करता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो अब हम लोग लिटमस पेपर लेके मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मिक्सर है उसको वाटर में डिज़ोल्व करके इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू? डज द मिक्सर टर्न ब्लू लिटमस रेड? क्या जो मिक्सर हमने बनाया वो रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है या ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? इस टेस्ट के आधार पे आप कैसे वर्गीकृत करेंगे कि जो मिश्रण मिला है वो अम्लीय है या क्षारीय है? अब देखते हैं। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। जब आप उस राख किसकी है? राख है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जब आप इसको किस में मिलाएंगे? वाटर में मिला देंगे, H2O, ये वाटर का फार्मूला है। तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हो तो एक दूसरा नया पदार्थ बन जाता है। वो क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए इस चेंज को इक्वेशन के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर फॉर्म्ड मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ऑन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम के जलने से बना था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक दूसरा नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से बना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
एक्टिविटी 6.7 dissolve about a teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol or नीला थोथा in about a cup of water in a glass tumbler or beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid in solution. You should get blue colored solution. Save a small sample of solution in a test tube or a glass bottle. Drop a nail or used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample saved separately. देखिए इसमें करना क्या है, आपको कांच के एक ग्लास, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, कांच का एक ग्लास ले लेंगे या कटोरा अथवा चौड़े मुंह की बोतल और लगभग इसमें आधा कप पानी ले लेंगे। ठीक है, आधा कप क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे। आधा कप पानी लेने के बाद इसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट डाल लेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट डाल लेंगे। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। उसके बाद इस विलयन में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। जब आप पानी में कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करेंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, पानी का रंग ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब एक परख नली लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद थोड़ा सा ये ब्लू सॉल्यूशन जो है जिसमें कि वाटर में आपने कॉपर सल्फेट मिलाया है उसको आप इसमें निकाल के रख लेंगे और बाकी बचा हुआ जो विलयन होगा उसमें कोई एक किल या उपयोग जो आप कर चुके हों उस ब्लेड को डाल देंगे। कोई किल या ब्लेड आप इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, एक ब्लेड डाल दिया। अब आपको क्या करना है, लगभग आधे घंटे तक वेट कीजिए। जब विलयन का रंग देखिए इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। अब जब आप ब्लेड इसमें डाल देंगे ना तो धीरे धीरे इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप देखिए कि ये जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन रखा है, जो पहले वाला विलयन रखा है और ये जो ब्लेड डालने के बाद वाला विलयन है, दोनों के कलर में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों के कलर में आपको क्या चेंजिंग दिखाई देती है। देखिए आप फिगर के द्वारा भी दिखाया गया है। ये कॉपर सल्फेट वाला क्या है, सॉल्यूशन है और ये वो सॉल्यूशन है जिसमें कि ब्लेड डाला गया था। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू था और ब्लेड डालने के बाद ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही है लेकिन ब्लेड डालने के बाद ये कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या आपको सोल्यूशन के कलर में कोई चेंजिंग दिखाई देगी। टेक आउट द नेल और ब्लेड, ब्लेड को अब आप क्या करेंगे, इस विलयन से बाहर निकालेंगे। हैज़ इट चेंज इन एनी वे, क्या इसमें भी आपको किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देगा। द चेंज दैट यू आर नोटिस ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, आपको जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अब हम इक्वेशन के द्वारा आपको बताते हैं। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। ठीक है, और आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe होता है। जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो आयरन जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनता है FeSO4, आयरन सल्फेट, और क्या बनता है, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, नीला था, लेकिन यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये कॉपर कहाँ पे चला गया, ब्लेड पे चला गया और ये आयरन कहाँ पे आ गया, सल्फेट के साथ आ गया। तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है और ये कॉपर कहाँ चला जाएगा, ब्लेड पे चला जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन के द्वारा हमने आपको बताया। The change of color of solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है।
द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। और आयरन का जो नेल या जो ब्लेड आपने डाला था उस पर जो आपको ब्राउन डिपॉजिट दिख रहा है वो क्या है, कॉपर है, जो कि एक दूसरा नया पदार्थ है। वी कैन राइट रिएक्शन एज, हम रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट का फार्मूला भी अपने आपको बताया, CuSO4 प्लस आयरन, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आयरन, ठीक है। और बनेगा क्या, आयरन सल्फेट FeSO4, और क्या, कॉपर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नए पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट बना दिया, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसका रीज़न हमने आपको बताया, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन के रिएक्शन करने से एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट बन रहा है, इसलिए ये किस प्रकार की चेंजिंग हुई, ये हो गई केमिकल चेंज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 6.8 क्या है। टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच आपको क्या लेना है, सिरका लेना है। इसमें 1 चुटकी क्या डाल देना है, खाने वाला सोडा डाल देना है, बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा का फार्मूला। और सिरके का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये सिरका हो गया और ये क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, यू शुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। तो आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आप एसिड, ये एसिटिक एसिड है, सिरका जिसको बोलते हैं, इसमें आप जब सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको मिक्स करेंगे तो आपको बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले आपको दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है कि ताज़ा बने लाइम वाटर से इस गैस को पास करना है। इससे जो गैस निकलेगी ना, उसको आपको क्या करना है, लाइम वाटर का एक विलयन बनाना है, चूने के पानी का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। चूने के पानी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। इससे आपको क्या करना है, इसको पास कराना है। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ क्या होगा, अब हम इसको देखते हैं। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलो, टेस्ट ट्यूब में इस तरह की चेंजिंग होगी। ये विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा, ये जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा सब्सटेंस। तो एसिटिक एसिड बेकिंग सोडा से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपको बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ सुनाई देगी और गैस के बुलबुले की तरह उसमें से निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर आर एज फॉलो। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया गया है, फिर जो गैस निकल रही है उसको यहाँ लाइम वाटर में पास कराया गया है। लाइम वाटर में पास कराने के बाद क्या होता है, अब हम लोग इसको देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है किससे, लाइम वाटर से। CO2 किससे रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। जब विनेगर और बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है उससे निकल रही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम लोग चूने के पानी से पास कराते हैं तो ये चूने के पानी का जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। मिल्की का मतलब कैसा हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का
फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल के नाम से, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है कि चूने के पानी के कलर को मिल्की कर रहा है, जो कि क्या है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। इस टेस्ट के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का। You will use in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। आप इसका उपयोग चैप्टर 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि जब हम श्वसन करते हैं तो जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर। अब हम सब एक्टिविटी का कंक्लूजन देखते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 you saw that in each change one or more new substance were formed। एक्टिविटी 6.6, 6.7 और 6.8 सभी में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे थे। इन एक्टिविटी 6.6 द एसिड वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न इन एयर। एक्टिविटी 6.6 में आपने देखा कि राख जो बना था वो एक नया पदार्थ था, जो कि मैग्नीशियम का हवा में जलने से बना था। एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। 6.7 में आपने देखा कि जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन से रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही नए सब्सटेंस है। कॉपर जो है वो जाके सेविंग ब्लेड पे डिपॉजिट हो जाता है। इन एक्टिविटी 6.8 में आपने देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा एक साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्या आप इस रिएक्शन में फॉर्म्ड होने वाले नए सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं। क्या पूछा आपसे कि क्या आप इस रिएक्शन में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे और इसमें क्या बनता है। तो रिएक्शन किससे हुआ था, एसिटिक एसिड से, CH3COOH। ये किससे रिएक्शन किया था, बेकिंग सोडा से, NaHCO3। ठीक है। जब ये एक दूसरे से रिएक्शन किए थे तो एक प्रोडक्ट तो आपका बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COONA। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। और एक और सब्सटेंस बन जाएगा, वो होगा आपका H2O वाटर। ठीक है। अब देखिए हमको कैसे पता, CH3COOH ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये क्या है, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसीटेट और वाटर। तो बनने वाला नया पदार्थ क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो कैसी चेंजिंग हुई, केमिकल चेंजिंग हुई। क्लियर। A change in which one or more new substance are formed is called chemical change। वो परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर में भोजन का पचना, फल का पकना, अंगूरों का किण्वन एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ये सब केमिकल चेंज के कारण ही होते हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। विभिन्न औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का ही क्या है, एक परिणाम है। क्लियर। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जो उपयोगी नए पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनते हैं। इन डेट एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। वी हैव सीन डैट वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं।
इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी और केमिकल चेंज। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना मीन्स निकलना या अवशोषित होना। साउंड में भी प्रोड्यूस, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकता है। अ चेंज इन अ स्मेल में टेक्स प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। गंध में परिवर्तन हो सकता है या किसी नए गंध का निर्माण भी हो सकता है। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अ गैस में भी फॉर्म, और गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, आपने देखा कि जब चूने के पानी को जब सिरके को खाने वाले सोडे में मिलाया गया था तो बुदबुदाहट के साथ एक आवाज़ निकली थी। तो क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी गैस निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है? गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन ब्लेड डाला गया था तो उसका कलर चेंज हो गया था ना। तो ये सभी क्या है? एक प्रकार के केमिकल चेंज है। क्लियर? लेट अस लुक एट द सम एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ कोल वुड और लीव्स इज आल्सो ए केमिकल चेंज। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर? एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें ये सभी उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। When food get spoiled, it produce a foul smell. Shall we call this change a chemical change? जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। इसी एक्टिविटी को आलू और बैगन के साथ रिपीट करिए। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इन दोनों ही केसों में क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। किसके कारण? नए पदार्थ के फॉर्मेशन के कारण। और नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंज। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये परिवर्तन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ अ बेस इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। चैप्टर 5 में आपने देखा कि अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया करा के उदासीन किया जाता है। क्या उदासीनीकरण की प्रक्रिया जो है वो भी रासायनिक प्रक्रिया है। अब प्रोटेक्टिव शील्ड, कुछ सुरक्षात्मक आवरण आपको बताए गए हैं, आप उसको भी देख लीजिए। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम सन। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन में इसको क्या करती है? तोड़ देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होता है। ओजोन जब 3 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है, और जब 2 करते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन ओजोन से डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन यूजफुल होता है।
कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? क्या हम लोग ओजोन के ब्रेकिंग डाउन को केमिकल चेंज कह सकते हैं? तो जब ऑक्सीजन ओजोन से अलग सब्सटेंस है और ओजोन के टूटने से ऑक्सीजन ही बन रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वी आर नॉट absorbed by ozone. It would reach the earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होता तो वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाता। ठीक है, अगर ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करती तो वो जब अर्थ सरफेस पे पहुंचता तो इस पे हम भी हैं और हमारे साथ अन्य जीव भी हैं। ये क्या करती? उनको हार्म करती, उनको नुकसान पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में एक प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। क्लियर? तो मे भी आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।